तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि प्लांट के हार्मोन से 2 क्वेश्चन इस बार भी आए थे। लगभग हर साल आ ही जाते हैं 2 क्वेश्चन। तो पहले तो इंट्रोडक्शन की जनरल की बात क्या है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या है। तो ऐसा कोई भी केमिकल, वो चाहे सिंपल केमिकल हो या कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल भी हो सकता है, ऐसा कोई भी केमिकल जो प्लांट के ग्रोथ को प्रभावित करे, केमिकल दैट इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ। अब जब हम प्लांट ग्रोथ के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो फिर 2 प्रकार के प्रभाव आ सकते हैं, या तो कोई प्लांट ग्रोथ को बढ़ाएगा या तो प्लांट ग्रोथ को घटाएगा। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 2 चीज़ें, या तो इंड्यूस करेंगे और या तो इनहिबिट करेंगे। इसी नाते जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं प्रमोटर और एक होते हैं इनहिबिटर। नाम ही से पता चल रहा है, ऐसा कोई प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो एक्टिविटी को प्रमोट करे तो क्या कहोगे, प्रमोटर, और जो एक्टिविटी को रिड्यूस करे वो क्या होगा, इनहिबिटर। तो अगर कोई ग्रोथ को रिड्यूस कर रहा है तो वो इनहिबिटर है, और ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो वो प्रमोटर है। तो फिर हार्मोन 2 कैटेगरी के। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ही दूसरा नाम प्लांट हार्मोन है। इन्हीं को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। इन्हीं को फाइटो हार्मोन 2 कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर प्रमोटर और इनहिबिटर 2 प्रकार के हो गए प्लांट हार्मोन। तो कौन सा प्लांट हार्मोन प्रमोटर है और कौन सा प्लांट हार्मोन इनहिबिटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। प्रमोटर में आपको ऑक्सिन याद रखना है, साइटोकाइनिन याद रखना है और जिब्रेलिन याद रखना है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन को आपको किस में याद रखना है, प्रमोटर में। तो इनहिबिटर में किसको याद रखना है, एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं। तो एब्सिसिक एसिड किस में आएगा, इनहिबिटर में आएगा, जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन किस में आएगा, प्रमोटर। एक स्पेशल पॉइंट आपको अलग से याद रखना है। स्पेशल पॉइंट ये याद रखना है कि जो इथाइलिन है, जो कि गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ये इनहिबिटर मेनली है। इसका मुख्य काम इनहिबिशन ही करना है, लेकिन ये प्रमोटर का भी काम कर जाएगा। तो इनका कभी मन करता है कि हम प्रमोटर हो जाएं और कभी मन करता हम इनहिबिटर हो जाएं। तो ये प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों होंगे, जबकि शुद्ध रूप से इनहिबिटर कौन सा होगा, एब्सिसिक एसिड, और शुद्ध रूप से प्रमोटर ऑक्सिन होंगे, साइटोकाइनिन होंगे और जिब्रेलिन। इतना लिखो पहले। क्या ठीक है, दिख रहा है, इधर बढ़ो।
उठा लो बोतल उठा लो। बढ़े आगे। लिख लिए? तो मोटी मोटी सिर्फ इतनी बात है कि ऐसा कोई भी केमिकल जो किसी पर्टिकुलर प्लांट में ग्रोथ को प्रभावित करे, वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन या प्लांट फाइटो हार्मोन। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो या तो ग्रोथ बढ़ाएगा या तो ग्रोथ घटाएगा। बढ़ाएगा तो प्रमोटर कहेंगे, घटाएगा तो इनहिबिटर कहेंगे। अब कोई प्रमोटर का काम करता है, कोई इनहिबिटर काम करता है। तो वास्तव में ऑक्जिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन क्या करते हैं? प्रमोटर का काम करते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड किसका काम करता है? तो आंसर देंगे इनहिबिटर का। हाँ, इथाइलिन इनहिबिटर भी है, प्रमोटर भी है। हाँ, चूज करना पड़ेगा तो क्या लगाओगे? तो हम इनहिबिटर लगा देंगे। ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन का जो केमिकल नेचर होगा, ये किसी न किसी केमिकल का बना होगा। अब वो कौन सा केमिकल होगा? तो देखो, प्लांट हार्मोन में कई केमिकल पाए जाते हैं। जैसे कि हो सकता है कि इसमें इंडोल डेरिवेटिव पाया जाता हो। इंडोल डेरिवेटिव का जो एग्जाम्पल है वो IAA दिया है। इंडोल डेरिवेटिव, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। तो इंडोल डेरिवेटिव में हमको IAA, अगर IAA ना लिखा मिले तो हम क्या कह देंगे? ऑक्जिन कह देंगे। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हमको मिल जाए एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव। तो एडेनिन डेरिवेटिव में कौन सा एग्जाम्पल दिया है? हाँ? कौन सा? एडेनिन डेरिवेटिव में एग्जाम्पल कौन सा दिया है? पूरा नाम बोलो। बोल ही नहीं पा रहे हो। एन फरफुराइल एमिनो प्यूरिन। कितना बढ़िया नाम है, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। एन फरफुराइल, हाँ 6 लिख लो। एन फरफुराइल एमिनो प्यूरिन। अगर ये ना मिले तो काइनेटिन, और अगर ये भी ना मिले तो साइटोकाइनिन कहोगे। तो एन फरफुराइल एमिनो प्यूरिन, कितना बढ़िया नाम लिखा है, पढ़ ही नहीं पा रहे हो। दूसरा क्या है? काइनेटिन। और यह क्या मिलेगा? साइटोकाइनिन। इसी तरीके से हो सकता है कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। कहाँ से आवाज आ रही है? इसी में से आ रही है। चलो, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव में एग्जाम्पल कौन सा दिया है? और टर्पीन्स और गैसेज, यही इतने हो सकते हैं। तो कैरोटीनॉइड में कौन सा दिया हुआ है? एब्सिसिक एसिड, या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? ABA। टर्पीन में दिया है जिब्रेलिक एसिड, और इसमें दिया है क्या? इथाइलिन। तो मोटा मोटा देखिए, याद क्या रखना है, कौन सा प्यूरिन डेरिवेटिव है। एडेनिन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? प्यूरिन डेरिवेटिव। तो कौन सा है जो प्यूरिन डेरिवेटिव है, ये नहीं भूलेंगे। N6 फरफुराइल एमिनो
प्यूरिन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, काइनेटिन। ना मिले तो हम किसके साथ जाएंगे, तब साइटोकाइनिन के साथ चले जाएंगे। तो इंडाल डेरिवेटिव में आक्जिन पाया जाता है, एडनिन डेरिवेटिव में साइटोकाइनिन पाया जाता है, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव में ABA एब्सिसिक एसिड पाया जाता है, टर्पीन में जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, और गैसेज में कौन सा है, इथाइलीन होता है। लिख लीजिए। बढ़े आगे। तो चलो जरा एनसीईआरटी में देख लेते हैं पहले। कहाँ तक पढ़ लिया था? ये सब हो गया है। ये है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये तो पढ़ा चुके थे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिखा है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल है जिसमें ये इंडोल कंपाउंड हो सकता है, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या क्या कहोगे IAA। ये एडेनिन डेरिवेटिव हो सकता है N6 फर्फुराइल एमिनो प्यूरिन, और या क्या कहोगे काइनेटिन मिलेगा। कैरोटीनॉइड के डेरोटीन में क्या एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पीन में जिब्रेलिक एसिड, और गैसेज में इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर वेरियसली डिस्क्राइब एज, इन्हीं को हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, इन्हीं को प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, इन्हीं को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन द प्लांट बॉडी। ऐसा PGR जो इन्वॉल्व है ग्रोथ में, किसमें, प्रमोटिंग एक्टिविटी। अब ग्रोथ कैसे करोगे, तो ग्रोथ करने के लिए सेल डिवीजन करना पड़ेगा, इनलार्जमेंट करना पड़ेगा। तो ग्रोथ होने के लिए जो जो होना होगा वो करना पड़ेगा, जैसे सेल डिवीजन करना पड़ेगा, सेल का इनलार्जमेंट करना पड़ेगा, पैटर्न फॉर्मेशन या डिफ्रेंशिएशन है। ट्रॉपिक ग्रोथ, कई प्रकार की ट्रॉपिक ग्रोथ होती है, भी आगे आपको बताएंगे क्या है। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन, ये सब ग्रोथ के साइन हैं। इसी नाते ऐसे प्लांट ग्रोथ को कहोगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जैसे कौन से,
ऑक्सिन और कौन सा, जिब्रेलिन और कौन सा, साइटोकाइनिन। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसका इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रोथ क्यों इनहिबिट करोगे, ग्रोथ क्यों इनहिबिट करोगे? तो ग्रोथ हमेशा इस बात के लिए इनहिबिट की जाती है कि अभी कंडीशन एडवर्स है, तो इस दौरान जान बचाओगे कि ग्रोथ करोगे। तो जब कभी पौधे के सामने कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो एब्सिसिक एसिड से ये कहा जाता है कि आप प्लांट के ग्रोथ की एक्टिविटी को घटाओ, जान बचाओ, जिंदा रहेंगे तो ग्रोथ फिर कर लेंगे। इसी नाते जैसे ही कोई स्ट्रेस आती है या कोई समस्या आती है वैसे ही ग्रोथ एक्टिविटीज़ क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो उस दौरान देखो लिखा है कि प्लांट में क्या हो जाए, किसी भी प्रकार का समस्या आ जाए, वुंड हो जाए या किसी प्रकार की क्या आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो स्ट्रेस चाहे बायोटिक ओरिजिन की हो चाहे एबायोटिक, तो ये तुरंत क्या करेंगे, ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। जैसे देखो, जैसे क्या करेंगे, डार्मेंसी कर लेंगे और क्या करेंगे, एब्सेशन। तो डार्मेंसी और एब्सेशन पौधे की जान बचाने का तरीका है, ठीक। ऐसे पीजीआर इसमें कौन आएगा, एब्सिसिक एसिड आएगा। फिर लिखा है गैसियस पीजीआर, कौन सा, इथाइलिन, जो दोनों में फिट होता है, लेकिन ज़्यादातर ये किस में फिट होता है, तो आंसर क्या देंगे, इनहिबिटर। तो देखिए मोटी मोटी बात सिर्फ इतना है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या है, ऐसा कोई भी केमिकल जो इन्फ्लुएंस करे, प्रमोट करे तो प्रमोटर, इनहिबिट करे तो इनहिबिटर। प्रमोट करे के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, इनहिबिट करने के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इथाइलिन दोनों में होता है। इनहिबिट करने का मतलब है कि पौधे में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आई है, तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से पौधे को निकालने के लिए उसकी एक्टिविटी क्या करिए, इनहिबिट कर दीजिए। अब हेडिंग पड़ी हुई कौन सी, डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। डिस्कवरी में कोई हेडिंग नहीं पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑक्सिन की डिस्कवरी है, उसके बाद ये जिब्रेलिन की डिस्कवरी है, उसके बाद ये साइटोकाइनिन की डिस्कवरी है, ये एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी है और ये क्या, इथाइलिन की डिस्कवरी है। तो जनरल कहानी है, कहानी ही आपको सुननी है। एक दो पॉइंट हैं जो आपको अलग से समझने हैं। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। अब ध्यान से सुनिएगा, क्यों कहानी है, कहानी को सुन लीजिए। दो पॉइंट आपको अलग से याद करने हैं। पहला सवाल है कि जितने हार्मोन खोजे गए हैं वास्तव में हार्मोन नहीं खोज रहे थे, काम कुछ और कर रहे थे और खोज कुछ और लिए, तो सब एक्सीडेंटली खोजे गए हैं या चांस इवेंट से हुआ है। तो कौन कौन सी घटना हुई, तो वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और उनके लड़के का नाम है क्या, फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखिएगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैनरी ग्रास पर। इन्होंने कैनरी ग्रास पर एक्सपेरिमेंट किया। तो जब कैनरी ग्रास का जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, कैनरी ग्रास के जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा तो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो दो स्ट्रक्चर बनते हैं। एक स्ट्रक्चर का नाम होता है प्लम्यूल, एक स्ट्रक्चर का नाम होता है रेडिकिल। और प्लम्यूल के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, रेडिकिल के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। प्लम्यूल के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं और रेडिकिल के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। वो भी आगे हम एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम कोलियोप्टाइल है। अब इधर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोलियोप्टाइल है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इस कोलियोप्टाइल पर लाइट को एक्सपोज किया, इस पर लाइट डाली गई। तो जब कोलियोप्टाइल पर एक दिशा से लाइट डाली गई तो बड़ा इनको आश्चर्य हुआ कि जो कोलियोप्टाइल है वो लाइट को रिस्पांस दे रहा है। क्या रिस्पांस दे रहा है, ये कोलियोप्टाइल लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। तो फिर देखते क्या है कि जो कोलियोप्टाइल है ये बेंड कर जाता है किधर की तरफ, लाइट की तरफ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ इन लोगों को
कि जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड कर गया, बेंड टूवर्ड लाइट। तो इन लोगों ने कहा कि जो कोलियोप्टाइल है वो लाइट को रिस्पांस दे रहा है। लाइट को रिस्पांस देने का मतलब ये है लाइट की तरफ बेंड कर जा रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हो रही है कि ये लाइट की तरफ बेंड कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इन्होंने देखो कैसे एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर कोलियोप्टाइल में इसके अंदर कोई केमिकल बन रहा है, इसके अंदर कोई केमिकल बन रहा है जो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, और उस केमिकल को इन्होंने ट्रांसमिटेबल मटेरियल कहा। जो ट्रांसमिट हो जाए उसका नाम क्या होगा? ट्रांसमिटेबल मटेरियल। तो इन्होंने कहा कि कोलियोप्टाइल का जो टिप है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमिटेबल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो बने कहीं और चला कहीं और जाए उसको क्या कहोगे? ट्रांसमिटेबल मटेरियल। बाद में पता चला कि जो ट्रांसमिटेबल मटेरियल जो इधर की तरफ ट्रांसमिट हो रहा था ये वास्तव में क्या था? ऑक्सीजन था। लेकिन इनको खोजे नहीं मिला, प्लांट बदलेंगे तब खोजे मिलेगा। तो अभी जो कोलियोप्टाइल लिए थे, अभी जो कोलियोप्टाइल लिए थे वो किसका था? कैनेरी ग्रास का था। लेकिन बाद में जो कोलियोप्टाइल लिया गया वो किसी दूसरे का लिया गया। वो किसका लिया गया? तो ओट, ओट सीडलिंग। ओट क्या है? ये एविना सेटाइवा है। ध्यान से सुनिएगा। एविना सेटाइवा जिसको हम क्या कहते हैं? ओट कहते हैं। उसकी सीडलिंग मतलब जो जर्मिनेशन हो रहा था उसी में क्या बनेगा? कोलियोप्टाइल। तो एविना सेटाइवा का जो कोलियोप्टाइल है उसका जो टिप है, एविना सेटाइवा के कोलियोप्टाइल का जो टिप है वहां से क्या खोजा गया? ऑक्सीजन खोजा गया। तो यहाँ क्या मिल गया? तो आंसर देंगे ऑक्सीजन। खूब सवाल आता है एग्जाम में, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किससे हुई? ऑक्सीजन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो आंसर देंगे टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ एविना सेटाइवा या टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट। ठीक है। शुरुआत किसने की थी? फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने। किसमें देखा था? कैनेरी ग्रास में देखा था। और इनको देखा क्या? इन्होंने बताया कि जब उसके ऊपर एक दिशा से लाइट डाले तो देख रहे हैं कि जो टिप है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाती है। कैसे बेंड कर जाती है? तो इन्होंने बताया कि एक ट्रांसमिटेबल मटेरियल है उसी के प्रभाव में ऐसा हो रहा। वो ट्रांसमिटेबल मटेरियल क्या खोजा गया? ऑक्सीजन। कहाँ से खोजा गया? तो आंसर देंगे टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ क्या? एविना सेटाइवा या क्या कहोगे? ओट सीडलिंग। एविना सेटाइवा के टिप, एविना सेटाइवा के कोलियोप्टाइल के टिप से खोजा गया। कैसे? कल्चर किया गया था। इसी नाते इसके लिए और शब्द यहाँ यूज होता है, एविना कल्चर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किससे एसोसिएटेड है? तो आंसर क्या देंगे? एविना कल्चर से एसोसिएटेड। ये एक सवाल आपको याद होना चाहिए, ये नाम याद होना चाहिए, ये टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। तो डिस्कवरी में अगर कोई डिस्कवरी पूछी जाएगी तो वो ऑक्सीजन की पूछी जाएगी। ऑक्सीजन की डिस्कवरी के नाम वैज्ञानिक कौन से थे? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। किस पर एक्सपेरिमेंट किए? कैनेरी ग्रास पर। क्या किए थे? लाइट डाले थे एक दिशा से, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन किए थे, तब उधर की तरफ बेंड कर गया था। क्यों? ट्रांसमिटेबल मटेरियल। उस ट्रांसमिटेबल मटेरियल को खोजा गया एज ए ऑक्सीजन। कहाँ से? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ एविना सेटाइवा या ओट सीडलिंग। टिक करके लिख लो इसको।
बढ़े आगे, देखें देखिए एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। लिखा है इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर इज एक्सीडेंटल। ऑल दिस स्टार्टेड विद ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन क्या, फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जो कोलियोप्टाइल है किसका, कैनेरी ग्रास का, ये रिस्पांस दे रहा है किसको, यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन। कैसे रिस्पांस दे रहा है, बाई ग्रोइंग टूवर्ड द लाइट, जिधर की तरफ लाइट आ रही थी उधर की तरफ ही ग्रो कर रहा है। इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है फोटोट्रॉफिज्म। तो क्वेश्चन पूछेगा फोटोट्रॉफिज्म में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, तो आंसर क्या देंगे, ऑक्सिन देंगे। अभी अलग से लिखिएगा। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज साइट है क्या, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, जो क्या कराता है, बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल। ऑक्सिन आइसोलेट बाई किसके द्वारा, FW वेंट के द्वारा। कहाँ से, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ क्या लिखा है, ओट सीडलिंग। यहाँ भी देखो लिखा है एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ क्या, ऑक्सिन। तो बगल में जगह खाली है, इस शब्द को यहाँ लिखिए फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म देखो क्या है। आपने देखा होगा कि सूरजमुखी का जो फूल है वो भी सनलाइट को फॉलो करता है। तो सनलाइट या लाइट के रेस्पॉन्स में अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसी को कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म के पीछे जो हार्मोन जिम्मेदार है वो कौन सा है, ऑक्सिन। तो टिक करके लिख लीजिए। द मूवमेंट इन प्लांट, इसमें लिख रहे हो ना, फोटोट्रॉफिज्म में लिख रहे हो। द मूवमेंट इन प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट विद रेस्पेक्ट टू लाइट, मूवमेंट इन प्लांट विद रेस्पेक्ट टू लाइट, with respect to light is phototrophism, is phototrophism associated with किस हार्मोन से, तो आंसर देंगे क्या, ऑक्सिन, एसोसिएटेड विद ऑक्सिन। बाकी जितनी डिस्कवरी है उसमें कुछ समझना नहीं, केवल सुनना है। तो दूसरा जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ जिब्रेलिन की डिस्कवरी का है। तो देखो क्या हुआ है। पहले तो एक बीमारी है, उसका नाम आप याद कर लीजिए, क्या नाम है, बकाने डिजीज, या दूसरा नाम क्या है, फुलिस सीडलिंग डिजीज। किसकी होती है, तो राइस की सीडलिंग में एक बीमारी होती जिसका नाम बकाने डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज। कौन करता है, तो कहोगे फंजाई करती है। नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो एक तो नाम याद कर लीजिएगा कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई ने, जो कि एक फंगल है, इसने राइस सीडलिंग में डिजीज किया। नाम क्या है, फुलिस सीडलिंग या बकाने डिजीज। अब आते हैं वैज्ञानिक, क्या नाम है, ई कुरोसावा। इन्होंने क्या किया था, जिस पर्टिकुलर राइस सीडलिंग में ये बीमारी थी उसको ले लीजिए, उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद उसका फिल्ट्रेट ले लीजिए और फिल्ट्रेट में एंटी फंगल केमिकल मिला दीजिए, मतलब वो स्टेराइल हो जाए। तो किसी पर्टिकुलर, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर सीडलिंग है जिसमें बीमारी हो गई थी, इसको ले लीजिए, इसको पीस दीजिए, इसमें से क्या बना लीजिए, फिल्ट्रेट बना लीजिए। और फिल्ट्रेट बनाने के बाद किसी दूसरी सीडलिंग पे इसको डाल दीजिए। तो जब दूसरी सीडलिंग पे डाला गया तो बीमारी हो गई, जबकि इसको कर क्या दिए थे, इसको स्टेराइल कर दिए थे।
तो जब इसको स्टेराइल कर दिया इसका मतलब फंजाई मार दिए थे, लेकिन फिर भी क्या हो गई, बीमारी हो गई। तो बाद में पता चला कि इस फंजाई ने एक केमिकल प्रोड्यूस किया है जिससे ये बीमारी हो रही थी। उस केमिकल का नाम क्या रखना पड़ा, जिब्रेलिक एसिड रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि किससे बना था, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। तो जिब्रेलिन की खोज किस बीमारी से जुड़ी है, तो क्या कहोगे, कहोगे बकाने डिजीज, या क्या कहोगे, पुलिस सीडलिंग डिजीज। किस में होती है, राइस सीडलिंग में होती है। कौन करता है, फंजाई। कौन फंजाई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सीड से क्या किया, फिल्ट्रेट बनाया गया, उसको स्टेराइल किया गया, दूसरी सीड के ऊपर डाला गया, फिर भी बीमारी हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फंजाई बीमारी नहीं कर रहा है, बीमारी कोई और कर रहा है। तो पता चला कि एक केमिकल है, उसका नाम रखना पड़ा क्या, जिब्रेलिक एसिड। देखो यही लिखा है। कुरूसोवा ने क्या किया, इन्होंने देखा कि अपीयरेंस हो गया सिम्पटम का, कि हाँ राइस सीडलिंग। कब, जब इन्होंने ट्रीट किया स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस, उस फंगल का स्टेराइल फिल्ट्रेट यूज किया, फिर भी बीमारी हो गई। तो पता चला कि क्या है, एक्टिव सब्सटेंस है, जिसका नाम क्या रखना पड़ा, जिब्रेलिक एसिड। इसी तरीके से ये भी कहानी ही है। स्कूग और उनके जो साथी हैं वो एक काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जरा देखिए, इधर देखिए, ये है टोबैको प्लांट। तो कर क्या रहे थे कि टोबैको प्लांट को अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लेते ये टोबैको प्लांट का स्टेम है, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, नोड होगा। ये भी स्ट्रक्चर क्या होगा, नोड होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या होगा, इंटरनोड होगा। तो स्कूग और उनके जो साथी थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ इंटरनोड से एक पीस ले लेते हैं, मान लेते हैं इंटरनोड का ये पीस ले लिया और इसको टिश्यू कल्चर में डाल दिया, इसको टिश्यू कल्चर में डाल दिया। तो जब टिश्यू कल्चर में डालते तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये टिश्यू कल्चर की डिस्क है और जहाँ इंटरनोड का हिस्सा ऐसे यहाँ रखा हुआ है अपना, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब टिश्यू कल्चर होता है तो न्यूट्रिएंट मीडियम यूज होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम। अब देखिए कैसे गड़बड़ी हो गई, न्यूट्रिएंट मीडियम में सब कुछ डाला जाता है जिससे यहाँ बढ़िया कैलस का फॉर्मेशन हो, उसके बाद प्लांटलेट बने और नए तंबाकू के पौधे बने। ये बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तंबाकू का प्लांट ले लीजिए, उसके इंटरनोड का पीस ले लीजिए, टिश्यू कल्चर में डाल दीजिए, न्यूट्रिएंट मीडियम उसको दे दीजिए, तो कैलस बन जाएगा। और कैलस बनेगा तो उसके बाद प्लांटलेट बनेंगे। लेकिन फिर देखो क्या किया इन्होंने, देखा कि जब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ चीज़ें मिलाई, जैसे इन्हें मिला दिया कोकोनट मिल्क। तो जब इसमें कोकोनट मिल्क मिला दिया गया तो ये देखा गया कि यहाँ का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होने लगा। इसका मतलब ये है कि कोकोनट मिल्क में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो डेवलपमेंट को क्या कर रही है, इन्हांस कर रही है। तो कोकोनट मिल्क डालने के बाद डेवलपमेंट इन्हांस कर गया। इसका मतलब है कोकोनट मिल्क में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो डेवलपमेंट को इन्हांस कर रही है। बाद में पता चला कि इसमें क्या है, तो आंसर देंगे काइनेटिन, या क्या कहोगे, साइटोकाइनिन। तो काइनेटिन या साइटोकाइनिन की डिस्कवरी ऐसे हुई जब टम्बैको प्लांट के इंटरनोड से टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट बनाया जा रहा था। तो कोकोनट मिल्क मिलाने के बाद देख रहे हैं कि डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसका मतलब है कि कोकोनट में या उसके मिल्क में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है ही जो डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है या सेल डिवीज़न को बढ़ावा दे रही है। तो उसको आइडेंटिफाई किया गया एज ए काइनेटिन, या क्या कहोगे, साइटोकाइनिन। ये काम किसने किया, ये काम किसने किया, ये स्कूग एंड हिज कोवर्कर। तो स्कूग और हिज कोवर्कर ने क्या किया,
इन्होंने बताया कि जो इंटरनोडल सेगमेंट है किसका, टोबैको स्टेम का, उससे क्या बनाना था, कैलस बनाना था। प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा अगर ऑक्जिन के साथ क्या मिला दिया जाए, अगर ऑक्जिन के साथ न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या मिला दिया जाए। देखो क्या क्या, अगर एक्सट्रैक्ट मिला दो वैस्कुलर टिश्यू का, या क्या मिला दो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, या क्या मिला दो कोकोनट मिल्क, या क्या मिला दो डीएनए, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ तो है ही। बाद में मिलर नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया क्या, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस, जिसका नाम क्या रखना पड़ा, काइनेटिन। ठीक है, ये डिस्कवरी किसकी हो गई, काइनेटिन की या साइटोकाइनेसिस की। फिर देखो इसमें तो कहानी ही है। 1960 के मिड में 3 अलग अलग रिसर्च हुई और पता चला कि दुनिया में कुछ केमिकल हैं प्लांट में जिनके नाम क्या रखे गए, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकेंड और क्या, डार्विन। बाद में पता चला कि ये तीनों केमिकल एक ही जैसे हैं, नाम क्या रख दिया गया, एब्सिसिक एसिड। फिर एक वैज्ञानिक आए H.H. कजिन। अब इन्होंने कजिन ने देखो क्या किया, कजिन ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, गलती से इनसे एक्सपेरिमेंट एक हो गया। ये मार्केट गए थे और मार्केट से 2 सामान लेके आए थे, कच्चे केले लाए थे और पके संतरे लाए थे, और घर में ला करके एक ही जगह रख दिए। अब संतरे पके हुए थे, केले कच्चे थे। सुबह देखा इन्होंने कि केले भी पक गए, तो बड़ा इनको आश्चर्य हुआ कि हम कल शाम को तो कच्चे केले लाए थे, सुबह पक कैसे गए। तो बाद में जब उन्होंने ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि जो पके हुए ऑरेंजेज हैं, जो पके हुए संतरे हैं, वहाँ से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, जो किसको पका रही है, केलों को पका रही है। वो गैस कौन सी थी, वो इथाइलिन गैस। तो अगर ये केला और संतरा न लाए होते तो ये हार्मोन ही न खोजा जाता, तो एक्सीडेंटली खोज गया। H.H. कुजाइन ने क्या देखा, इन्होंने कहा, क्या कहा कि वोलाटाइल सब्सटेंस कहाँ से निकलता है, पके हुए संतरे से, जो किसको पका देता है, किसको पका देता है, अनराइप्ड बनाना को। ये जो वोलाटाइल सब्सटेंस है उसी वो आइडेंटिफाई किया गया एज ए इथाइलिन या एज ए गैसियस पीजीआर। तो देखिए डिस्कवरी से जुड़े ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, पहले ऑक्जिन की देख लेते हैं। ऑक्जिन की डिस्कवरी में गिनती की बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि वैज्ञानिक कौन से थे, चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट डार्विन, 2 थे ना, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, हाँ 2 थे। किस पर काम किए थे, कैनरी ग्रास पे यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन किए थे, फिर उसका रिस्पांस मिला था, वो बेंड कर गया था, वहाँ ट्रांसमिटेबल मटेरियल था। फिर टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट आया, FW वेंट ने निकाला, ठीक, बात खत्म। फिर वैज्ञानिक बदल गए, कौन से आ गए, कुरोसोवा। उन्होंने बताया कि राइस सीडलिंग में एक बीमारी पैदा कर सकते अगर स्टेराइल फिल्ट्रेट भी डालें, तो पता चला कि स्टेराइल फिल्ट्रेट में एक केमिकल है, उसका नाम जिब्रेलिक एसिड है। फिर तीसरा कौन आए, स्कूगा एंड हिज कोवर्कर। उन्होंने कहा कि इंटरनोडल इलांगेशन बढ़ जाएगा अगर ऑक्जिन के साथ क्या मिला दूँ, कई चीज़ें मिलाए इन्होंने, जैसे वैस्कुलर प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, जैसे कोकोनट मिल्क मिलाया, डीएनए मिलाया, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट मिलाया। इसका मतलब इस सब में कुछ न कुछ तो है ही। पता चला कि कोई साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिविटी उसमें पाई जाती है, उसका नाम काइनेटिन रख दिए। फिर कौन आए, मिड 1960, उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर आए क्या, कुजिन। इन्होंने पके हुए संतरे और कच्चे केले साथ में रख दिए, तो पता चला कि पक गए केले भी। तो क्या पता चला कि पके हुए संतरों से क्या निकला, गैस निकली, उसका नाम इथाइलिन। फर्जी कहानी है। अब एक एक करके हमको पढ़ना है ऑक्जिन, लिखना कुछ नहीं, केवल सुनना है बस। NCERT में जितना लिखा है वो सब इम्पॉर्टेंट, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। तो 1.5 पन्ने 2 पन्ने में जो लिखा है वो सब इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बना बना के क्वेश्चन आ ही रहे हैं इसमें से। तो पहली हेडिंग कौन सी है, ऑक्जिन। सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे, पॉइंट को अंडरलाइन करते चलेंगे। सबसे पहले तो रटने वाला पैराग्राफ। पहला सवाल ये है कि ऑक्जिन सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट हुआ, तो आंसर क्या देंगे, ह्यूमन यूरिन। ऑक्जिन उस केमिकल के लिए जिसका नाम इंडोल 3 एस्टिक एसिड, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। अक्सर कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं,
ग्रोइंग एपेक्स, चाहे स्टेम का हो चाहे, तो ये पॉइंट टिक कर लीजिए। कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, तो कहेंगे ग्रोइंग एपेक्स से। किसका? चाहे स्टेम का और चाहे रूट का। इधर जरा देखो बेटा, ये मान लेते हैं ग्रोइंग एपेक्स हमने बना लिए। इधर देखिए जरा, रूट टिप, ये मान लेते हैं रूट टिप है, ये मान लेते हैं शूट टिप है। यहाँ से भी ऑक्सिन बनेगा और बन के थोड़ा दूर चला जाएगा, और यहाँ से भी ऑक्सिन बनेगा और बन के थोड़ा दूर चला जाएगा। जहाँ जाएगा वहाँ ग्रोथ करवाएगा। इसका मतलब ऑक्सिन यहाँ ग्रोथ करवाएगा और ऑक्सिन यहाँ ग्रोथ करवाएगा। तो जब यहाँ ग्रोथ कराएंगे तो ये हिस्सा इधर की तरफ बढ़ जाएगा, और जब यहाँ ग्रोथ कराएंगे तो ये हिस्सा इधर की तरफ बढ़ जाएगा। तो स्टेम की टिप और रूट की टिप से निकलेगा, निकल के पीछे जाएगा और जा करके वहाँ ग्रोथ कराएगा, तो बनेगा कहीं और काम करेगा कहीं और। इसका मतलब ट्रांसमिट हुआ, इसी नाते नाम क्या है? ट्रांसमिटेबल। तो फिर से पढ़ते हैं, प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपिसेस, किसके? स्टेम के और किसके? रूट। फिर ये माइग्रेट करेंगे उस रीजन में जहाँ क्या करना है? एक्शन। ऑक्सिन, ध्यान से सुने, ऑक्सिन के यहाँ 4 नाम दिए हुए, 4 प्रकार के ऑक्सिन दिए हैं। कौन कौन से देखें? तो सबसे पहला है IAA, दूसरा है IBA, तीसरा है NAA, चौथा है 2,4-D। तो बगल में जगह खाली है, बगल में जगह खाली, चारों नाम लिखो, चारों नाम लिखें। एक कौन सा है? IAA। एक कौन सा है? IBA, तीसरा NAA, चौथा 2,4-D। फुल फॉर्म में लिखिएगा। अब देखो क्या है, ऊपर वाले जो 2 हैं, ऊपर वाले जो 2 हैं ये नेचुरल हैं, ऐसे लिख दीजिए नेचुरल। और नीचे वाले जो 2 हैं वो क्या हैं? सिंथेटिक हैं। तो नेचुरल कौन से हैं? IAA और IBA, और सिंथेटिक कौन से हैं? NAA और 2,4-D। 2 क्वेश्चन तो यही हैं। तो बताओ एग्रीकल्चर में कौन सा यूज होगा, नेचुरल वाला कि सिंथेटिक वाला? सिंथेटिक वाला ही यूज होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एग्रीकल्चर में कौन से यूज होते हैं? सिंथेटिक। हाँ, सिंथेटिक में स्पेशली पूछेगा तो 2,4-D बताएंगे। देखो लिखा है ऑक्सिन लाइक IAA और कौन सा? इंडोल ब्यूटारिक एसिड, मतलब IBA। आइसोलेट कहाँ से? प्लांट। जबकि NAA और 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन। ऑल दीज ऑक्सिन एक्सटेंसिवली किसमें यूज होते हैं? एग्रीकल्चर। लेकिन अगर चूज करना पड़ेगा तो कौन सा लगाइएगा? सिंथेटिक। और सिंथेटिक में चूज करना पड़े तो 2,4-D लगाइएगा। या किस में यूज होते हैं? हार्टिकल्चर में। ये लिख लिया, मिटा दें। अब इसके फंक्शन शुरू होते हैं। तो एनसीईआरटी में जितने फंक्शन लिखे सब याद होने चाहिए, लगभग। जैसे पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करते हैं इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग, जैसे गुलाब की कलम लगाते हैं तो कलम में जो जड़ें निकल आती हैं वो इसी के द्वारा निकलेंगे, इसी की हेल्प से। दूसरा एप्लीकेशन, इसका यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसमें? प्लांट प्रोपेगेशन। कोई पेड़ लगा है, एक गुलाब का पेड़ लगा है, उससे 10 गुलाब के पेड़ बनाना चाहते हो तो उसकी छोटी छोटी टहनी काट के ऑक्सिन में डुबो के लगा दीजिए, उसमें जड़ें निकल आएंगी। तो किस में इस्तेमाल करेंगे? प्लांट प्रोपेगेशन में। फिर ऑक्सिन प्रमोट करता है क्या? फ्लावरिंग। स्पेशली किस में? पाइन एप्पल। आया हुआ सवाल है नीट 2019 में, पाइन एप्पल में फ्लावरिंग में कौन से हार्मोन हैं? तो आंसर क्या दोगे? ऑक्सिन। फिर हो जाएगा गलत, क्यों? ऑक्सिन एंड इथाइलिन। तो यहीं इसके ऊपर लिख दो आल्सो बाई क्या? इथाइलिन। पाइन एप्पल में फ्लावरिंग कौन बढ़ाएगा? तो आंसर क्या दोगे? ऑक्सिन एंड इथाइलिन। फिर देखो क्या लिखा है,
दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। नई नई पत्तियां बनी हैं, नए नए फल बने हैं, वो पौधे में लगे रहेंगे, नहीं गिरेंगे। किसके नाते? ऑक्सीजन के नाते। लेकिन एक दिन फल भी पुराना हो जाएगा, पत्ती भी पुरानी हो जाएगी, तो उसको गिर जाना चाहिए। किसके नाते? इसी ऑक्सीजन के नाते। फिर से पढ़ते हैं, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। लेकिन प्रमोट एब्सिशन का मतलब अलग होके गिर जाना। किसका? ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको जरा समझ लो। एपिकल डोमिनेंस कौन सी चीज़ है? तो देखो एपिकल डोमिनेंस क्या है। इधर देखिए बेटा, मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है, जरा देख लीजिए, किसी पर्टिकुलर प्लांट में दो प्रकार की बड पाई जाती हैं। ये ऊपर है, इसको बोलते हैं एपिकल बड, और ये एक्जिल में है, इसे कहते हैं एक्जिलरी बड। इसी को लेटरल बड भी कह सकते हैं। तो नियम देखो क्या है। नियम ये है कि जो ये बड है, इसकी जिम्मेदारी है कि इधर की तरफ ब्रांच बनाए, इधर की तरफ ब्रांच बनाए, और इस बड की जिम्मेदारी कि पौधा ऊपर बढ़ता चला जाए। तो पौधे में दो प्रकार की ग्रोथ होनी, ऊपर भी जाना है और ऐसे ब्रांचेज भी बनाना है। तो इसका अगर काम चलता रहेगा तो पौधे की लंबाई बढ़ती रहेगी, और अगर इसका काम चलता रहेगा तो पौधे में ब्रांचेज बनती रहेंगी। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ जलन की भावना है। क्या? ये जो एपिकल बड है, एपिकल बड इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। इस बड की ग्रोथ को ही इनहिबिट कर देती है। अब कैसे इनहिबिट करेगी? तो होता क्या है, यहां से चलेगा ऑक्सीजन, यहां से चलेगा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जाकर के इसकी ग्रोथ को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। तो जो एपिकल बड है वो लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। क्या बना करके? ऑक्सीजन बना करके। तो इनकी तो फिर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, और अगर इनकी ग्रोथ नहीं होगी तो क्या ब्रांचेज बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। तो अगर चाहते हो कि ब्रांच बने तो क्या करना चाहिए? तो सिर्फ इतना काम करना चाहिए, इसको यहाँ से काट दीजिए। अगर इसको यहाँ से काट के अलग कर दोगे तो क्या यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन आएगा? नहीं आएगा। तो किसको मौका मिलेगा? एक्जिलरी बड को ग्रोथ को करने का मौका मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकैपिटेशन। रिमूव कर दो किसको? एपिकल पार्ट को। तो क्या प्रमोट हो जाएगा? एक्जिलरी बड। इसका फायदा क्या होगा? फार्म मेनी ब्रांचेज, और उससे क्या होगा? बुशी प्लांट हो जाएगा, झाड़ीदार। तो बताओ, चाय के बागानों में जो ऊपर वाली पत्ती तोड़ी जाती है उससे क्या फायदा होगा? तो ऊपर वाली पत्ती तोड़ दोगे तो नीचे से नई पत्तियां निकलेंगी, क्योंकि लेटरल बड क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। तो टी प्लांटेशन में किसका हार्मोन इस्तेमाल करो या किस तरीके का इस्तेमाल करो? तो आंसर क्या दोगे? डीकैपिटेशन का। डीकैपिटेशन का मतलब क्या है? रिमूव कर दो किसको? एपिकल बड को। उससे क्या बढ़ने लगेगा? लेटरल बड बढ़ने लगेंगे। उससे क्या बढ़ने लगेंगे? ब्रांचेज आने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसी को कहते क्या है? एपिकल डोमिनेंस। तो बताओ कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस करवाता है? ऑक्सीजन। एपिकल डोमिनेंस फिनोमेना क्या है? कहोगे जब कभी एक्जिलरी एपिकल बड इनहिबिट कर दे ग्रोथ ऑफ लेटरल बड बाई प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। अगर इससे बचना चाहते हो तो
क्या कर दो, डिकैपिटेशन कर दो। तो डिकैपिटेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, बुशी प्लांट हो जाएगा। तो चाय के बागानों में क्या किया जाता है, डिकैपिटेशन। इसको लिखो। देखें तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन मोस्ट हायर प्लांट जो ग्रोइंग एपिकल बड है वो इनहिबिट कर देती है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड या एक्सिलरी बड। इसी फिनोमेना को कहते क्या हो, एपिकल डोमिनेंस। इसका हल क्या है, रिमूव कर दो क्या, शूट टिप। प्रोसेस का नाम डिकैपिटेशन। इससे रिजल्ट क्या होगा, ग्रो करेंगी क्या, लेटरल बड। इसी का इस्तेमाल करते हैं किसमें, किसमें, टी प्लांटेशन या जो झाड़ीदार हेज मेकिंग। कह रहा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो सीधी सी बात है कि जो लेटरल बड है वो ग्रो करेंगे, नई ब्रांचेज बनेंगी, नई पत्तियां बनेंगी। फिर लिखा है रटना है, ऑक्जिन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। इसके ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिखो, फ्रूट फार्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट फार्मेशन, इसके ऊपर लिखो, फ्रूट फार्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट फार्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फल बनाओ बिना फर्टिलाइजेशन के। तो पेड़ के ऊपर किसका छिड़काव कर दो, ऑक्सिन का। स्पेशली देखो किसमें दिया है, टोमेटो में। फिर लिखा है ऑक्सिन यूज करते हैं एज ए हर्बिसाइड। बहुत बार सवाल आया है, कौन सा हार्मोन है जो हर्बिसाइड की तरीके से यूज हो सकता है। आंसर देंगे ऑक्सिन। क्यों, स्पेशली कौन सा, 2,4-D। किसको मार देता है, डाइकाट वीड। ऐसी खरपतवार जो डाइकाट नेचर की, उनको मार देगा। लेकिन किसके ऊपर असर नहीं डालेगा, मैच्योर मोनोकाट प्लांट। ठीक है, इसी नाते इस
ऑक्सिन का इस्तेमाल करेंगे क्या बनाने में? प्रिपेयर वीड फ्री लान, ऐसा घास का मैदान या घर के जो लान है उसमें खरपतवार अगर उग आए हैं तो ऑक्सिन का छिड़काव करिए, डाई काट वाले मर जाएंगे, मोनो काट वाले बच जाएंगे। फिर ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं किसमें? जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन क्या? सेल डिवीजन। तो जाइलम डिफरेंशिएशन भी कौन करवाएगा? आंसर क्या देंगे? ऑक्सिन। तो देखो ऑक्सिन में बहुत सारे सवाल हैं, अब सारा खेल याद करने का है, जितना ज़्यादा आपको याद होगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जिब्रेलिन, देखो जिब्रेलिन में यहाँ से यहाँ तक कुछ खास नहीं लिखा, लेकिन केवल पढ़ लेते हैं। जिब्रेलिन क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रमोटरी पीजीआर है, ठीक है। कितने प्रकार के जिब्रेलिन? 100 प्रकार के हैं। नाम GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन बताओगे, लेकिन मेन कौन सा है? GA3 है। सभी जिब्रेलिन क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे अब जैसे देखो तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ शुरू होता है, लिखा है क्या करेंगे? इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस की लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, अंगूर की जो बेल है, अंगूर की बेल की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? जिब्रेलिन। दूसरा, जिब्रेलिन यूज करता है, होता है क्या? काज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलांगेट, फल का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करिए? जिब्रेलिन का, उसका शेप इंप्रूव कर जाएगा। ये डिले करता है क्या? सेनीसेंस। याद रखने का तरीका, सेब खाने से बुढ़ापा जल्दी आएगा कि देर में? हैं? देर में आएगा। और सेब का साइज कौन सही करता है? जिब्रेलिन। तो ध्यान सुने, सेब का साइज जिब्रेलिन सही करता है, और सेब खाएंगे तो उम्र घट जाएगी। तो सेनीसेंस कौन घटाएगा? सेनीसेंस कौन घटाएगा? जिब्रेलिन। याद रखिएगा, डिले सेनीसेंस बुढ़ापा घटा देगा। 10, अब जब बुढ़ापा घट जाएगा तो देखो क्या होगा? 10 फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री, जैसे मान लेते हैं किसी पेड़ में 100 फल लगे हैं, अगर सारे फल एक साथ पक जाएंगे तो सारे फल एक साथ गिर जाएंगे, तो सारे एक साथ मार्केट पहुंच जाएंगे, तो मार्केट में वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर धीरे धीरे पके और तो धीरे धीरे टूटेंगे, और धीरे धीरे तोड़ेंगे तो मार्केट में धीरे धीरे ले जाएंगे तो महंगा बेचेंगे। तो मार्केट वैल्यू कौन बढ़ा देता है? जिब्रेलिन। देखो लिखा है फ्रूट लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर सो एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। जिब्रेलिन स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीवरी, ये अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो देखो अंगूर से शराब बनती है, अंगूर से शराब बनती है। दिमाग में कैसे रखोगे? अंगूर की बेल कौन बढ़ाएगा? जिब्रेलिन। और शराब बनवाने में कौन लगा है? जिब्रेलिन। सेब का साइज कौन बढ़ाएगा? जिब्रेलिन। उम्र कौन घटाएगा? जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन के 4 क्वेश्चन। फिर देखो और शराब किससे बनती है? सेब से। भैया शराब कैसे बनती है? सेब वाली शराब नहीं पता चला है? अरे गन्ने से, गन्ने के रस से शराब बनती है। अरे महुआ हुआ छोड़ो, शुगर केन, कच्ची वाली शराब की बात नहीं कर रहे हैं। शुगर केन में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। जितना बढ़िया उसका मोटा लंबा स्टेम होगा उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा। तो देखो ये चूँकि एक्सिस की लंबाई बढ़ाता है, तो गन्ने की भी शुगर केन क्रॉप में जिब्रेलिन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ स्टेम, और अगर लेंथ बढ़ेगा तो उत्पादन क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो जिब्रेलिन के काम जरा बताओ। सबसे पहले एक्सिस की लेंथ बढ़ाएगा, इसी नाते ग्रेप स्टॉक की लेंथ बढ़ेगा। किस फल का साइज बढ़ाएगा? सेब का। तो सेनीसेंस घटा देगा। ठीक है, ब्रीवरी इंडस्ट्री में यूज होगा। और क्या? शुगर कंटेंट बढ़ाने के लिए गन्ने की लंबाई कौन बढ़ाएगा? तो आंसर क्या देंगे? जिब्रेलिन। चलिए फिर देखो जिब्रेलिन एक काम और कर रहा है। इसी साल या तो लास्ट ईयर नीट में आया है, ये लाइन टिक कर लीजिए, इसके आगे नीट लिख लीजिए।
आया हुआ सवाल है, आएगा नहीं बताया है, आया हुआ सवाल है। या तो 23 में आया है तो 22 में आया है। जिब्रेलिन का छिड़काव कर दीजिए किसके ऊपर? जुवेनाइल कोनीफर। जुवेनाइल कोनीफर कौन होते हैं? अरे ऐसे कोनीफर जो अभी लंबाई बढ़ा रहे हों, तो उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। तो हैस्टन उनकी मेच्योरिटी पीरियड बढ़ जाएगा और जल्दी ही क्या आ जाएगा? सीड प्रोडक्शन। तो जल्दी अगर सीड बनवाना चाहते हो किसमें? कोनीफर में, तो किसका छिड़काव कर दीजिए? जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन आल्सो प्रमोट बोल्टिंग। अब ये बोल्टिंग क्या है? खो बगल में लिखा है इंटरनोडल इलांगेशन बिफोर फ्लावरिंग। इधर देखो स्टेम में ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। नोड से ही तो निकलते हैं जो भी निकलना होता है। अब देखिएगा ध्यान से, इंटरनोडल इलांगेशन, इसकी लंबाई बढ़ा देंगे बिफोर क्या? फ्लावरिंग। फ्लावर आने से पहले अगर फ्लावर आने से पहले पेड़ की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाओगे? तो इंटरनोड बढ़ा दो और क्या। अगर इंटरनोड की लंबाई बढ़ा दोगे तो पौधे की लंबाई नहीं बढ़ जाएगी। तो घुमा फिरा करके आपको दिमाग में सिर्फ एक बात रखनी है, जिब्रेलिन का काम है लंबाई बढ़ाना। ये कुल लंबाई बढ़ाने में लगा है। देखो किसकी किसकी लंबाई बढ़ा रहा है। एक्सिस की लंबाई बढ़ाया, फिर ग्रेप स्टॉक की लंबाई बढ़ाया, फिर बनाना की नहीं, एप्पल की लंबाई बढ़ाया, एप्पल की लंबाई की मोटाई बढ़ा दिया, और क्या किया? शुगर केन की लंबाई बढ़ा दिया, और क्या किया? जुवेनाइल कोनीफर की भी लंबाई बढ़ा दिया। तो सब कुल लंबाई ही तो बढ़ा रहा है। और अंततः किसकी लंबाई बढ़ा दिया? बीट की, और किसकी? कैबेज की, और किसकी? जहाँ जहाँ क्या बनाना हो, रोजेट हैबिट। ऐसे ऐसे इस प्रकार का जो प्लांट होता है जिसमें गोल गोल ऐसे पत्तियाँ लगी होती हैं, उसको रोजेट हैबिट कहते हैं। तो इतने क्वेश्चन किसके हो गए? जिब्रेलिन के। चलो भाई ख़त्म करना है इसको। साइटोकाइनिन कल ख़त्म हो गया था, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा बस। पहला सवाल, साइटोकाइनिन का रिच सोर्स कौन सा है? तो 2 ऑप्शन दीजिएगा, या तो कोकोनट मिल्क दीजिएगा या तो कार्न कर्नेल दीजिएगा। कार्न कर्नेल क्या होता है? तो जो मक्का होता है, खासकर कच्चा मक्का, जो बिल्कुल जिसको गांव में दुधिया मक्का कहते हैं, तो जो कच्चा मक्का होता है उसको लीजिए, उसको प्रेस करिए तो अंदर से व्हाइटिश फ्लूइड निकलेगा, वो भी मिल्क होता है, उसमें भी साइटोकाइनिन। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा साइटोकाइनिन का रिच सोर्स कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? कोकोनट मिल्क या कार्न कर्नेल, एक क्वेश्चन। दूसरा, साइटोकाइनिन नाम ही से पता चल रहा काम क्या है? ऐसा हार्मोन जो सेल डिवीजन बढ़वाए और सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस करवाए कि साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस करवाए। जो साइटोकाइनेसिस प्रमोट करे उसका नाम क्या होगा? साइटोकाइनिन। 2 सवाल। तीसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, टिश्यू कल्चर में जो कैलस बनता है, कैलस बनने के बाद ऊपर की तरफ क्या बनेंगे? सूट बनेंगे, और नीचे की तरफ क्या बनेंगे? रूट बनेंगे। तो टिश्यू कल्चर में इसका यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टिश्यू कल्चर में ऑक्जिन भी यूज होता है और साइटोकाइनिन भी यूज होता है। टिश्यू कल्चर में ऑक्जिन भी यूज होता है और साइटोकाइनिन भी होता है। ऑक्जिन की जो जिम्मेदारी है वो है सूट फॉर्मेशन, ऑक्जिन की जिम्मेदारी रूट फॉर्मेशन, और साइटोकाइनिन की जिम्मेदारी रूट फॉर्मेशन। इधर समझ लो जरा, कैलस फॉर्मेशन बिल्कुल सही लिखा है, सुन लो। कैलस फॉर्मेशन में दोनों फिर रूट लिख गया, फिर से सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं, अब सही रहेगा। ये मान लेते हैं कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या बनाओगे? सूट बनाओगे, और नीचे की तरफ क्या बनाओगे? रूट बनाओगे। तो यहाँ सूट बनना है और यहाँ रूट बनना है। तो जो सूट फॉर्मेशन है
अगर उसको बढ़ावा देना चाहते हो तो इसमें क्या मिला दो? साइटोकाइनिन। और अगर रूट बनाना चाहते हो तो क्या बढ़ा दो? इधर देख लीजिए जरा इसको, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पढ़ा क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम। और न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने दो चीज़ें मिलाई हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन भी पड़ा है और साइटोकाइनिन। अब आप आराम से बताइएगा, ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो मोर देन 1 है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो मोर देन 1 है। बताओ रूट बनेगा कि सूट? ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो मोर देन 1 है, तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो मोर देन 1 तभी हो सकता है जब साइटोकाइनिन क्या हो? कम हो। और अगर साइटोकाइनिन कम है तो क्या ज़्यादा है? ऑक्सिन। और अगर ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? रूट। और इसको उल्टा कर दे, अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो लेस देन 1 कर दें तो लेस देन 1 कब होगा? जब साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा। और अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो फिर क्या बनने लगेगा? सूट बनने लगेगा। तो वैज्ञानिक करते क्या हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन भी मिलाते हैं, साइटोकाइनिन मिलाते हैं। अगर उनको सूट बनवाना है पहले तो क्या ज़्यादा कर देंगे? साइटोकाइनिन ज़्यादा कर देंगे। और अगर रूट बनवाना है तो क्या ज़्यादा कर देंगे? ऑक्सिन। तो टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन भी यूज होता है और साइटोकाइनिन भी यूज होता है, कभी ऑक्सिन ज़्यादा और कभी साइटोकाइनिन ज़्यादा। ये ज़रा लिख लो, ये काम का है। तो साइटोकाइनिन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। किस में यूज कर रहे हो? टिश्यू कल्चर में। क्या बनवाने के लिए? साइटोकाइनिन का यूज कर रहे हो सूट बनवाने के लिए। तो याद कैसे रखेंगे? सूट को एस से नहीं सी से लिखें। सी फॉर साइटोकाइनिन और सी फॉर सूट, एक हो गया पक्का। सी फॉर साइटोकाइनिन और सी फॉर सूट। जो याद ना है वो रूट। तो आराम से बताएं, अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो लेस देन 1 है तो लेस देन 1 है तो लेस देन 1 होने का मतलब है साइटोकाइनिन ज़्यादा है, तो क्या बनेगा? सूट। और ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो मोर देन 1 है तो क्या है? रूट बन जाएगा। बस सीधी सी बात। वापस चलें। हाँ, साइटोकाइनिन के सुना रहे थे क्वेश्चन। तो साइटोकाइनिन का पहला सवाल, इसका रिचेस्ट सोर्स क्या कहूँगे या रिच सोर्स कौन सा है? कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क। एक क्वेश्चन। ये साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग हार्मोन है। दूसरा क्वेश्चन। या सेल डिवीजन प्रमोटिंग कह सकते हो। तीसरा, इसका इस्तेमाल किस में करेंगे? टिश्यू कल्चर में। और क्या बनवाने के लिए करेंगे? सूट बनवाने के लिए। चौथा क्वेश्चन है जो एपिकल डोमिनेंस है। क्या है? एपिकल डोमिनेंस कौन कराता है? ऑक्सिन। कौन रोकता है? यही साइटोकाइनिन। एपिकल डोमिनेंस प्रमोटेड बाई, तो क्या बताओगे? ऑक्सिन। और प्रिवेंटेड बाई या इनहिबिटेड बाई, तो क्या बताओगे? साइटो। तो कहीं लिख लो 4 क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन, बाकी साइटोकाइनिन कुछ नहीं है। पहला प्रमोट सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस। प्रमोट सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। दूसरा कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कर्नेल। ये देखो लिखा है यहाँ, कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कर्नेल। ये सोर्स हैं, ये सोर्स हैं। देखिए, सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन ना मिले तो ये लगाइएगा, जिएटिन।
ना मिले तो G18, और ये भी ना मिले तो ये लगाइएगा। ये खूब सवाल आता है कि कोकोनट मिल्क में क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। दूसरा सवाल, तीसरा लिखिए, इट इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। कहाँ यूज करते हो, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, और किस पर्पज से? इट इज यूज इन टिश्यू कल्चर टू, क्या करेंगे, टू इंड्यूस सूट फॉर्मेशन। कितने क्वेश्चन हो गए, 3। चौथा लिखो, चौथा लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, खूब आया सवाल ये। लिखो, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस मतलब ऑक्जिन का साथी है कि विरोधी है? इस रेस्पेक्ट में तो विरोधी हो गया ना, तो ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, एंटागोनिस्टिक टू ऑक्जिन, एंटागोनिस्टिक टू ऑक्जिन। ऑक्जिन का क्या है, विरोधी है, किस रेस्पेक्ट में? तो अगर क्वेश्चन पूछे एपिकल डोमिनेंस प्रमोटेड बाई, तो क्या लगाओगे, ऑक्जिन, और एपिकल डोमिनेंस प्रिवेंटेड बाई, तो आंसर क्या लगाओगे, साइटोकाइनिन। ये खूब सवाल आता है, एपिकल डोमिनेंस क्या है वो अलग से आपको पता है, अब पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उल्टा पढ़िए। पहले पॉइंट तो यही टिक कर लीजिए, ये वाला, साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ये चूंकि सेल डिवीजन कराएगा तो प्रोड्यूस करेगा क्या, नई लीफ, नया क्लोरोप्लास्ट, लेटरल सूट ग्रोथ। देखो लेटरल लिखा है, लेटरल सूट ग्रोथ, तभी तो एपिकल डोमिनेंस को रोक रहा है। और क्या, एडवेंटिशियस रूट बनाएगा। ये क्या कराएगा, रैपिड सेल डिवीजन जहां हो रहा होगा वहां बनेगा, चाहे वो क्या हो, रूट एपेक्स, चाहे वो क्या हो, सूट बड, चाहे वो क्या हो, फ्रूट। और देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखो, साइटोकाइनिन इफेक्ट करता है क्या, साइटोकाइनेसिस। ये डिस्कवर किया गया था किस नाम से, काइनेटिन। और काइनेटिन क्या है, एडेनिन या प्यूरिन का डेरिवेटिव है। कहाँ से मिला था, तो ये रट लीजिएगा, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। अब ये कौन सी चीज़ है, तो सुन ले ध्यान से, डीएनए तो डीएनए है, स्पर्म तो स्पर्म है, हेरिंग ही असली चीज़ है। हेरिंग नाम की एक फिश है, क्या है, फिश। हेरिंग फिश का स्पर्म ले लीजिए और उसको ऑटोक्लेव मशीन में डाल दीजिए, तो हेरिंग के स्पर्म को ऑटोक्लेव मशीन में डालेंगे। अब ऑटोक्लेव मशीन क्या है, ऐसी मशीन जहां हाई टेम्परेचर रखा जाता है, ऑपरेशन से पहले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं इसी मशीन से, ऑटोक्लेव्ड। तो ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से क्या मिला, आंसर देंगे काइनेटिन। तो ये तो रटने वाला सवाल है ना, काइनेटिन कहाँ से आइसोलेट किया गया, तो क्या कहोगे, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। एक और ख़ास बात, काइनेटिन नहीं पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, किसमें, पौधों में, इसी नाते यहाँ दूसरा मिलेगा। नेचुरल सब्सटेंस खोज रहे थे, उसी चक्कर में क्या मिल गया, G18। काइनेटिन तो मिल ही नहीं सकता है, क्या मिला, G18। कहाँ मिला, कार्न कर्नेल, और कहाँ मिला, कोकोनट। जब G18 की डिस्कवरी हो गई तो फिर लाइन लग गई साइटोकाइनिन की ढूंढने की, सिंथेटिक कंपाउंड बहुत सारे बन गए जो डिवीजन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। बहुत सारे नेचुरल साइटोकाइनिन हमें किस हिस्से में मिलेंगे, तो उस हिस्से में जहाँ बढ़िया क्या हो रहा हो, सेल डिवीजन। इथाइलिन, अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इथाइलिन के केवल 2 सवाल खूब पूछे जाते हैं। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में है, यही है, कौन सा, इथाइलिन। दूसरा, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फल पकाता है, इथाइलिन। जब फल पकेगा तो फिर फल क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। तो सिर्फ फल ही नहीं गिरते हैं,
जब पेड़ पुराना होता है तो पत्तियां भी गिर जाती हैं। तो फ्रूट फॉल के साथ क्या हो जाएगा, लीफ फॉल भी हो जाएगा। एक और सवाल, फल पकता कब है किसी पौधे में? इन जनरल अगर आप देखें तो फल सब गर्मी में मिलते हैं। ज़्यादातर फल पके हुए आपको कब मिलते हैं, गर्मी में, क्योंकि फल पकने में टेम्परेचर का बड़ा रोल है। ध्यान से सुनिएगा, और टेम्परेचर का रोल रेस्पायरेशन से है। तो अगर पौधा चाहता है कि उसके फल पक जाएं तो लंबी लंबी सांसें ले, हैं, मतलब रेस्पायरेशन क्या कर दे, बढ़ा दे। और अगर रेस्पायरेशन बढ़ा देगा तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। तो सारा खेल टेम्परेचर से जुड़ा मसला है। इसी नाते फल पकने में प्लांट का रेस्पायरेटरी रेट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे रेस्पायरेटरी रेट बढ़ता है उसके लिए एक स्पेशल शब्द यहाँ दिया गया है, इसको कहते हैं रेस्पायरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो ये शब्द नहीं भूलेंगे। कौन सा है जो फल पकाएगा, इथाइलिन, उस दौरान रेस्पायरेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्या कहोगे, क्या, रेस्पायरेटरी क्लाइमेट्रिक। ये 2 क्वेश्चन तो स्पेशली याद रखने, बाकी लिखा तो बहुत कुछ है। तो देखते क्या क्या लिखा है। गैसियस पीजीआर है, पहले से पता है। ये लार्ज अमाउंट बनेगा उस टिश्यू में जो क्या करने जा रहा होगा, बूढ़ा होने जा रहा होगा, या क्या करने जा रहा होगा, पकने जा रहा होगा। तो बुढ़ाएंगे तभी तो पकेंगे। तो बुढ़ाने जा रहे हैं मतलब सेनीसेंस, या क्या है, पकने जा रहे हैं। अब वो है कौन, वो फ्रूट है। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट, ये देखो लिखा है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। देखो किस्मत खराब होगी तो कोई भी पॉइंट एग्जामिनर उठा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब इसी सवाल से देखो सवाल कैसे बनेगा। जब किसी सीड का अंकुरण होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, तो होता क्या जरा देखिएगा। पहले हॉरिजॉन्टली चीज़ें ग्रो करती हैं थोड़ी देर, और हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद जो प्लम्यूल होता है, जिसको सूट बनाना होता है, ये ऊपर की तरफ घूम जाता है, और जो रेडिकल होता है वो नीचे की तरफ घूम जाता है। तो घूमने से पहले कैसी ग्रोथ हुई है, हॉरिजॉन्टल। किसने कराई है, इथाइलिन। तो ये घुमाया किसने है, ये ऑक्सिन ने घुमाया है। ध्यान सुनिएगा, प्लम्यूल ऊपर की तरफ जाएगा और रेडिकल नीचे की तरफ जाएगी। ये काम किसने कराया है, ऑक्सिन ने। लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किसने कराई है, तो आंसर क्या देंगे, इथाइलिन। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं। और क्या कराएगा, स्वेलिंग कराएगा, किसका, एक्सिस का। जब जर्मिनेशन हो रहा तभी बात कर रहा। और क्या बनाएगा, एपिकल हुक फॉर्मेशन। बताओ ये शब्द कहीं और लिखा है, हाँ लिखा है, दिखाएं, लाओ। इस चैप्टर के शुरुआत में एक डायग्राम बना है, यहाँ देखो, इस जगह तो भाई लिखा है एपिकॉटिल हुक। ये हुक कौन बनवाया, कौन बनवाया, ये था। तो भैया कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के मूड की बात है। उसने छोटे छोटे लौकी के बीज अपने घर में बोए होंगे, वहाँ एपिकल हुक बना, देख लिया, अगले दिन सवाल दे देगा एपिकल हुक कौन बनवाएगा, क्या कौन बनवाएगा, इथाइलिन। तो ये अच्छा सवाल है, कुछ भी पूछ सकता है। किसमें होगा, डाइकाट सीडलिंग। लेकिन असली काम नहीं भूलेंगे। असली काम क्या है, प्रमोट क्या, सेनीसेंस, और क्या, एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली क्या, लीफ, और क्या, फ्लावर। फल पकेंगे तो गिरेंगे जरूर, और गिरने को क्या कहोगे, एब्सिशन कहते हो। और बुढ़ापे में तो ये काम होगा। तो इथाइलिन का असली काम है बुढ़ापा बढ़ाओ। तो बुढ़ापा घटाओ किसका काम है, मेटोकाइनिन का है। अभी ताज़ा ताज़ा भूल गए हो, जिब्रेलिन का है, हैं, जा से जिब्रेलिन, जा से जवानी, ऐसे याद रखो, है ना। कौन जवान रखेगा, जिब्रेलिन जवान रखेगा। कुछ तो दिमाग में रखोगे ना, सब खिचड़ी हो जाएगा ये, ठीक है। तो सेनीसेंस को कौन बढ़ाएगा, इथाइलिन, और सेनीसेंस को कौन घटाएगा, जिब्रेलिन। एनसीईआरटी में लिखा है ना, डिले सेनीसेंस। चलो, इट इनहैंस, हाँ इसका देखो लिखा है इथाइलिन हाईली इफेक्टिव। इसका मेन काम ही यही है, फ्रूट राइपनिंग। तो जब फल गिरने लगेंगे तो पत्तियां कहेंगे हम भी अब रह के क्या करेंगे, हम भी साथ में चलते हैं। तो पत्तियां भी क्या करने लगेंगे, गिरने लगेंगे।
क्या बढ़ा देता है? रेस्पायरेशन रेट। कब बढ़ा देता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे कम से कम 5 बार आपको राइपनिंग लिखा मिलेगा, ठीक है। राइज ऑफ रेट ऑफ रेस्पायरेशन को कहोगे क्या? रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक। ये शब्द काम का है। इथाइलिन तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? यहाँ तोड़ता कुछ नहीं है, क्या तोड़ देता है? सीड और बड डायमेंसी। अगर किसी पेड़ में छोटे छोटे फूल हैं, अच्छे से खिल नहीं रहे हैं, तो किसका छिड़काव कर दीजिए? इथाइलिन का, तुरंत बढ़ जाएगा। तो सीड और बड डायमेंसी को कौन तोड़ता है? इथाइलिन। ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि अभी कंपेयर में क्वेश्चन आएगा कि सीड डायमेंसी को बढ़ावा कौन देगा और सीड डायमेंसी को तोड़ेगा कौन। तो बढ़ावा कौन देगा? सीड डायमेंसी को बढ़ावा देगा एब्सिसिक एसिड ABA, और सीड डायमेंसी को तोड़ेगा कौन? इथाइलिन। तो जब तोड़ेगा तो फिर क्या शुरू करा देगा? जानते हो, सीड के अंदर जो एम्ब्रायो रखा है उसको भी सुकून से नहीं रहने देना कि जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बूढ़े हो जाओ। बात समझ रहे हैं? क्या करता है ये? सेनेसेंस करता है। तो सीड अंदर एम्ब्रायो को भी जल्दी जर्मिनेट करो और जल्दी बड़े हो, जल्दी फूल बनाओ, जल्दी फल बनाओ और जल्दी क्या हो जाओ? बूढ़े हो जाओ। तो क्या बढ़ा देंगे? जर्मिनेशन। अब स्पेशली लिखा है पीनट। कौन सा नट होता है जो नट पी जाओ? हैं? पीनट कौन सा है? अखरोट है? मूंगफली? तय कर लो, हमें तो ग्राउंड नट लिखना चाहिए था। हाँ? इडली, इमली, ऐसे ऐसे नाम दे रहे हो भैया, मतलब कमाले किए हो। और देखो अंकुर निकलवा देगा। अब देखिए सब चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि चीज़ें याद हो जाएंगी। सब कुछ जर्मिनेशन से जुड़ा है। अब चाहे जर्मिनेशन ऐसे कहो तो अब आलू का सीड तो होता नहीं, तो कहेंगे आलू के सीड का जर्मिनेशन, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आलू में क्या निकलेंगे? आइज निकलेंगे। उसको कहते क्या हो? स्प्राउटिंग। तो चने में भी तो स्प्राउटिंग होती है। तो स्प्राउटिंग कॉमन टर्म है सीड के जर्मिनेशन के लिए। अब यहाँ स्प्राउटिंग लिख दिए किसका? पोटैटो ट्यूबर का। इथाइलिन प्रमोट रैपिड, ये देखो इंटरनोड। ये बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है। बनारस क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में धान की खेती होती है और धान की खेती में एक समस्या वहाँ आती है। जरा देखिए, ये एरिया है जहाँ धान की फसल लगी हुई है, ठीक। तब तक पानी बरस गया और इतना पानी भर गया। अब इतना पानी भर गया, धान की फसल गई पूरी डूब। तो कोई बात नहीं, धान की जो फसल है वो तेज है, ये रात भर में अपने आप को क्या करेगी? इतना लंबा करेगी कि बाहर निकल आएगी। फिर अगले दिन पानी को बुरा लग जाएगा, फिर पानी बरस जाएगा, तो फिर पानी बरस जाएगा, तो फिर ये यहाँ तक डूबा देगा। तो अगले दिन फिर से क्या करेगा? आगे निकल आएगा। तुम डाल डाल हम पात पात। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे धान का पेड़ लंबा होता जाएगा और उसकी जो टिप है, जिसको हम पुलंगी कहते हैं, पुलंगी बाहर निकली रहेगी। तो टिप बाहर निकली रहेगी, टिप बाहर निकली रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, आया हुआ सवाल पिछले साल या उसके पिछले साल आया है। धान के फसल में धान की जो टिप है वो बाहर निकली रहेगी, पानी में डूबेगी नहीं। किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में? तो आंसर क्या दोगे? क्या कहोगे? इथाइलिन। तो अच्छा सवाल है ये। कहाँ गया? देखो लिखा इट हेल्प, इट प्रमोट रैपिड इंटरनोड एंड पिटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस। अब ऐसा नहीं कि हाँ 20 मीटर पानी भरा है और धान का पेड़ अंदर लगा हो तो बाहर निकल आए, ऐसा भी नहीं है। मतलब एक आध फीट पानी बढ़ा तो ऊपर निकल जाएगा। इट हेल्प द लीफ अपर पार्ट ऑफ शूट रिमेन एबव वाटर। तो कौन सा है जो धान की फसल के ऊपरी हिस्से को बाहर रखेगा, डूबने नहीं देगा? तो क्या दोगे? इथाइलिन। फिर लिखा है इथाइलिन प्रमोट रूट ग्रोथ और क्या? रूट हेयर फॉर्मेशन। अब जब रूट हेयर बनेंगे तो दूर तक फैल जाएंगे, और जब दूर तक फैल जाएंगे तो दूर से क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। इनक्रीज एब्जॉर्प्शन। देखिए एनसीईआरटी में ये शब्द किसी और हार्मोन में नहीं लिखा है, तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कौन सा हार्मोन है जो रूट का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा देता है? तो क्या बताओगे? इथाइलिन।
अब आया, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, इथाइलिन यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग किसमें, पाइन एप्पल। और सिंक्रोनाइजिंग का मतलब एक साथ फ्रूट सेट बने, गुच्छा, तो पाइन एप्पल में फ्लावरिंग कौन करवाएगा, इथाइलिन। इससे पहले कौन करवाया था, ऑक्सिन, तो इकट्ठा नहीं हो गया। मैंगो में भी फ्लावरिंग कराएगा, तो फ्लावरिंग दो जगह है, किसमें किसमें, पाइन एप्पल और मैंगो। सिंस इथाइलिन रेगुलेट बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्रीकल्चर में इसका खूब इस्तेमाल होता है। हाँ बस मार्केट में अगर इस्तेमाल करना है तो क्या, संतरे लाओ, पहले उससे वोलेटाइल गैस निकलवाओ, फिर उसका छिड़काव करो, ये तो करोगे नहीं, तो सिंथेटिक होगा। तो सिंथेटिक कौन होगा, इथेफान। इथेफान को लाएंगे, पानी में घोलेंगे और फिर पौधे पे छिड़क देंगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और पौधे के अंदर क्या बना देगा, इथाइलिन। और अंदर जाके फिर काम तो वही करेगा ना, राइपनिंग। अब भैया टमाटर के पेड़ पे छिड़कोगे तो क्या आम पक जाएंगे, टमाटर ही तो पकेंगे। तो किस पे छिड़के हैं, टोमेटो पे, और किस पे, एप्पल पे। और एक्सीलरेट क्या कर दिया, एब्सेशन, क्या, इन फ्लावर, और क्या, फ्रूट। ये ब्रैकेट वाला छोड़ो, इसको बताते हैं। इट प्रमोट क्या, फीमेल फ्लावर, ये बहुत बढ़िया है। कद्दू के पेड़ को अगर ध्यान से देखें तो दो प्रकार के फूल उसमें लगे होते हैं, एक फूल थोड़ा बड़ा होता है वो मेल फ्लावर होता है, एक थोड़ा छोटा होता है वो फीमेल फ्लावर होता है। जो बड़ा वाला है उससे तो कद्दू बनना नहीं है, तो उसका पकौड़ी बना देते हैं, ठीक है। तो मेल फ्लावर की पकौड़ी बनती है और फीमेल फ्लावर धीरे धीरे बड़ा करके उसमें क्या है, कद्दू ककड़ी जो भी बनना है बनेगा। अब ध्यान सुनिए, अगर फसल का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें मेल फ्लावर ज़्यादा हो कि फीमेल फ्लावर, तो किसका छिड़काव कर दीजिए, इथाइलिन का। और अगर इथाइलिन का छिड़काव कर देंगे तो क्या बढ़ जाएंगे, इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, और जिससे क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन। अब देखो यहाँ एक शब्द लिखा है, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वालनट। ऐसे फल जो गुच्छे में बिकते हैं, ऐसे फल जो गुच्छे में बिकते हैं, मान लेते हैं उस गुच्छे में 5 फल हैं और 3 पके हैं और 2 कच्चे हैं, तो कोई गुच्छा लेगा, नहीं लेगा। कब लेगा, जब 5 फल पके हों। तो अगर कोई फल गुच्छे में बिकता है तो उसके सारे फल एक साथ पकने चाहिए। सारे फल एक साथ पकेंगे, मार्केट वैल्यू घटेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर गुच्छे में कोई चीज़ बिक रही है और गुच्छे में 2 पके हैं 2 कच्चे हैं, तो बिकेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर एक साथ चीज़ों को बेचना होता है, वहाँ सब एक साथ पकें, उसी को बढ़ाना है, उसी को कहते हैं क्या है, थिनिंग। कहाँ, कॉटन और कहाँ, चेरी, स्पेशली चेरी में ही है, और किसमें, वालनट। तो थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वालनट कौन सा करवाएगा, तो आंसर क्या देंगे, कॉटन की जो बाल होती है अगर वो सब एक साथ नहीं है तो आप तोड़ोगे तो खराब जाएगा ना, तो वहाँ बाल सब सारी एक साथ बड़ी बड़ी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारे एक साथ पक जाएं। तो एक साथ पकने को ही क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। ज़रा हमको इथाइलिन के सवाल बताओ, शुरू से लेके अभी तक पका ही रहे हैं। सबसे पहले क्या पकाए हैं, फल पकाए हैं, उसके बाद लीफ का सॉल्यूशन। हाँ, बुढ़ापा बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा देगा, रेस्पायरेशन बढ़ा देगा, क्या कहोगे उसको, रेस्पायरेटरी क्लाइमैक्टिक, एक तो ये हो गया। फिर फ्लावरिंग किस में कराएगा, पाइन एप्पल और मैंगो में। फिर थिनिंग कराएगा किस में, कॉटन, चेरी और वालनट। एक ही असली काम है इनका, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, बस और कुछ है नहीं। एब्सिसिक एसिड, लास्ट हार्मोन। देखो, एब्सिशन एक फेनामेना है। एब्सिशन शब्द का शाब्दिक मतलब है पत्तियां गिर जाना या फल गिर जाना या फूल गिर जाना, प्लांट से उसका पार्ट अलग होके गिर जाए, इसी को एब्सिशन कहते हैं। क्यों गिर जाएगा, क्या जरूरत है गिराने की, कोई तो कारण होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि गर्मी का मौसम है और पानी की कमी होने लगी प्लांट में, तो पत्तियों को गिरा दीजिए, क्योंकि पत्तियां रहेंगी तो डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो फिर रूट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा।
तो अगर चाहते हो कि पौधा जिंदा रहे तो अभी पत्तियां क्या कर दीजिए, कम कर दिए। तो जैसे ही कोई स्ट्रेस आती है, जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगी, वैसे ही प्लांट अपने आप को बचाने का प्रयास करना शुरू करेगा। कैसे बचाएगा? जैसे अगर सीड है, मान लेते गर्मी का मौसम है मई, और मई में गेहूं कट के बिल्कुल तैयार हुआ, उस गेहूं के अंदर एम्ब्रायो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसको तुरंत बो दें खेत में, तो अगर तुरंत बो देंगे तो जब उसका सीड जर्मिनेशन होगा तो जून में होगा, और जून में तपती गर्मी है और उसी में उसका सीड जर्मिनेशन हुआ, क्या उसका सीड चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, तब तो गेहूं की फसल खत्म हो जाएगी। तो गेहूं के अंदर जो एम्ब्रायो है उसकी एक्टिविटी क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए, और उससे कहा जाए 5 महीना चुपचाप बैठे रहो। ये प्रकृति का नियम है। जब कभी कंडीशन एडवर्स हो तो आप अपनी एक्टिविटी क्या कर दो? कम कर दो। तो एक्टिविटी कम कौन कराएगा? यही कराएगा। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का असली काम है पौधे की जान बचाओ। अब जान बचाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हो सकता है लीफ गिरानी पड़े, लीफ फॉल हो जाएगा। उसी में से आवाज़ आ रही, कुछ दिक्कत है, भी पहली बार आज लगाया गया है, उसको भी सेट कर लेंगे हम लोग। दूसरा ये है, एब्सिशन कौन करवाएगा? एब्सिसिक एसिड कराएगा। लेकिन इसकी मदद कौन करेगा? इथाइलिन। अभी पीछे पड़ के आया ना, वो भी तो एब्सिशन करा रहा है। तो एब्सिशन के रेस्पेक्ट में इथाइलिन की मदद एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड की मदद इथाइलिन कर रहा है। मेन काम इसका यही है, पौधे को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी एब्सिसिक एसिड की है। इसी नाते हम लोगों में स्ट्रेस हार्मोन पूछेगा तो क्या नाम दोगे? अरे हम लोगों में एब्सिसिक एसिड दे दोगे? वाह भाई वाह। हम लोगों में अरे एड्रीनलिन, नार एड्रीनलिन दोगे, और इनके में तो इनको काहे की स्ट्रेस? इंसान के पास तो पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रेस है। आज फोन नहीं उठा, यही स्ट्रेस है। आज मुलाकात नहीं हुई, यही स्ट्रेस। बहुत सारे काम है, इनको कौन सी स्ट्रेस? इनको कौन सी स्ट्रेस? तो इनको देखो स्ट्रेस, पानी की कमी हो गई, पानी नहीं आया इनके मोहल्ले में है, उसकी स्ट्रेस। टेम्परेचर ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेस है। तो इनकी स्ट्रेस अलग है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो पहले पूछो, प्लांट का पूछ रहे हो कि एनिमल का? तो प्लांट का एब्सिसिक एसिड, और एनिमल का एड्रेनलिन और नार एड्रीनलिन। अब देखते हैं, अब अभी चल जाने तो फिर देखते हैं कि इसका क्या हाल है। एज मेंशन अर्लियर, भैया पहले कब बताए थे? पहले कहीं नहीं बताए थे, ये अक्सर लिख देते हैं जिससे आप धोखे में रहो। एब्सिसिक एसिड डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग और डॉर्मेंसी, but like other PGR it also have wide range effect on plant growth development. एक टाइप है जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर और इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म। ABA इनहिबिट करेगा क्या? सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन इनहिबिट कहो, इसको ये भी तो कह सकते हो प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। बात तो एक ही है, सीड डॉर्मेंसी को बढ़ावा दें और सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करें। ABA स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अगर टेंशन हो जाए पौधे के पास तो पहले स्टोमेटा बंद करो। क्यों? स्टोमेटा बंद नहीं करोगे सारा पानी उड़ जाएगा, तो स्टोमेटा बंद कर लेंगे। और इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। इसी नाते इसको कहोगे क्या? स्ट्रेस हार्मोन। ABA प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्या? सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन और क्या? डॉर्मेंसी। इसमें ये नहीं बोलोगे डॉर्मेंसी कौन कराएगा? ABA कराएगा। बाई इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी ABA हेल्प सीड टू विद स्टैंड का मतलब
खड़े रहना, अपने पैर मजबूती से जमाए रखना। किस परिस्थिति में? एंड अदर फैक्टर। कैसी कंडीशन? ध्यान से सुने, जब कभी कंडीशन अनफेवरेबल होगी उस समय बचाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी एबीए। ज़्यादातर सिचुएशन में एबीए का पक्का विरोधी कौन है? कहाँ कहाँ विरोधी है बताओ? हमको बताओ। सेनीसेंस, सेनीसेंस में दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। वो क्या करता था? डिले सेनीसेंस। ये प्रमोट कर देंगे सेनीसेंस, वो डार्मेंसी को तोड़ देगा और ये डार्मेंसी को बढ़ा देते हैं। तो डार्मेंसी में वाला कम से कम तो याद ही रखिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो जनरल कहानी लिखी है। अब जनरल कहानी सुन ले क्या है। हार्मोन प्लांट में जो काम करते हैं वो दो कैटेगरी में काम करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, हम अकेले काम करेंगे तो अकेले काम करो, इसको कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक। लेकिन कुछ हार्मोन कहते हैं कि चलो मिल के काम किया जाए। तो जब मिल के काम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे या तो एंटागोनिस्टिक हो जाएंगे। हो सकता है दोनों लोग मिल के काम करें लेकिन एक दूसरे का विरोध करने लगे तो क्या कहोगे? एंटागोनिस्टिक। हो सकता है मिल के काम करें और एक साथ काम करने लगे तो क्या कहोगे? सिनर्जिस्टिक। तो बहुत सारे हार्मोन एक दूसरे के विरोधी भी हैं और एक दूसरे के मददगार भी हैं। जैसे इथाइलिन और एबीए आपस में क्या हैं? ज़्यादातर केसेस में ये सिनर्जिस्टिक हैं। ऑक्जिन और साइटोकाइनिन भी ज़्यादातर आपस में मिलके ही काम करते हैं, बस एक विरोध है आपस में उनका। ऑक्जिन कहता है हम एपिकल डोमिनेंस करवाएंगे और साइटोकाइनिन कहता है ना, एपिकल डोमिनेंस हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हार्मोन मिलजुल के काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्जिन साइटोकाइनिन का विरोधी है, एपिकल डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ देखते हैं, वी मे समराइज दैट एनी और एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पीजीआर प्ले रोल। सच रोल कुड बी क्या? कॉम्प्लीमेंट्री या क्या? एंटागोनिस्टिक या क्या? एंडोलिस्टिक या क्या? सिनर्जिस्टिक। बहुत सारे इवेंट हैं प्लांट में जहाँ एक से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। जैसे डार्मेंसी में कई हार्मोन हैं, एब्सिशन में कई हार्मोन हैं, सेनीसेंस में कई हार्मोन हैं, एपिकल डोमिनेंस में कई हार्मोन हैं। दो तो कम से कम याद रखो, कौन से? ऑक्जिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के विरोधी हैं। किसके? इस केस में एपिकल डोमिनेंस के केस में एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। बाकी दोनों ग्रोथ करवाते हैं। रोल ऑफ पीजीआर, एक ही प्रकार का तो फसर आया, इंट्रिंसिक कंट्रोल, लेकिन जीन का भी कंट्रोल होगा, कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होंगे। ये सब लोग क्या कराएंगे? ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएंगे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या आएंगे? टेम्परेचर और क्या? लाइट और क्या? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर, जिसमें हमको पढ़ना है वर्नेलाइजेशन, फ्लावरिंग, डार्मेंसी, सीड जर्मिनेशन और प्लांट मूवमेंट। देखो एनसीईआरटी वाइज